चाहे दलित हो, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा। अभी तो मुसलमान निशाना, लेकिन असल निशाना दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, अति पिछड़ा है। ये लोग नहीं चाहते कि मुख्य धारा में जो हमारे पिछड़े हिंदू हैं, दलित हिंदू हैं, आदिवासी हिंदू हैं, ये मुख्य धारा में ना आए, इनको रोकने की साजिश है। इसलिए आपने देखा होगा 65% आरक्षण भी इन्हीं लोगों का इस एनडीए की सरकार ने हम लोगों की मांग की अनुसूची 9 में डालने का, कैबिनेट से हम लोगों ने भेजा था, लेकिन नहीं किया। और मुसलमान के नाम पर, मुसलमान के साथ साथ ये मंडल वाले हिंदुओं का अहित और नुकसान करना चाहते। मुसलमान ही नहीं, इसका निशाना दलित, पिछड़ा, सब लोग हैं। आप लोग लगातार देखिएगा, गरीबी सबसे ज्यादा, लोग बेरोजगारी सबसे ज्यादा, पलायन। ये कौन? ये पिछड़ा है, दलित। इनको आपने नौकरी के लिए क्या किया? मुख्य धारा में लाने के लिए आपने क्या किया? हमने विधानसभा में आंकड़ा दिया था, 0.5% का भी आधा अति पिछड़ा दलित समाज का ना डॉक्टर है, ना इंजीनियर है। ये बिहार में ये स्थिति है। आप इनके लिए क्या योजना लाओगे? इनको कौन आगे बढ़ाएगा? इनको कौन मुख्य धारा में लाएगा? इसलिए हमारा स्पष्ट रूप से हमारा मानना है कि मुसलमान के बाद तो ये ईसाई, सिख, सब पर ये हमला बोले, लेकिन खास तौर पे जो मंडल हिंदू हैं, जिनकी 80% आबादी है, उस पे ये लोग जो है निशाना जो है टांगने का काम करेंगे। इनका आगे का फ्यूचर का इनका प्रोजेक्ट। तो ये वक्फ बोर्ड को लेकर के हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी का स्पष्ट है, ये गैर संवैधानिक है। पार्लियामेंट में जिन लोगों ने इसका समर्थन किया है, इस बिल का, आने वाले चुनाव में इन लोगों को झेलना पड़ेगा। और एक और इशू है, यहाँ अगर आप देखें बिहार में तो एक नहीं, दो उप मुख्यमंत्री। ये आपको नेताजी ने उनके लिखे छोड़िए, थानेदार तो सुन नहीं रहा, रिकॉर्ड है हम लोगों के पास। अभी ना विजय सिन्हा जी कल ही ना बोल रहे थे, वो क्या जेल में डालेंगे? उनका तो थानेदार ही नहीं सुन रहे, खुद बोल रहे कि हटाओ थानेदार को। किससे? कौन हटाए? आओ क्या जेल में? अरे भाई, ज्यादा बोलते बोलते कुछ ऐसा ना बोल दीजिए कि आप ही को डालना पड़ेगा। तेजस्वी जी, हाँ, एक मिनट, तेजस्वी जी, इसके बाद आप जेडीयू आपने क्या है? जेडीयू में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जो 3 नेता विरोध कर रहे थे, उनको बैठाया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में समर्थन करने के लिए, लेकिन बोलने नहीं दिया गया उन तीनों नेताओं को, गुलाम गौस, अशफाक करीम और अरशद अब्बास। 3 नेता ने, सब बेचारे के पास कोई जवाब तो था नहीं। सब जान रहे अंदर से गलत हुआ, लेकिन जबरदस्ती धमका करके बैठवाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया। रहना, हम तो बोले ना भाई, सीधे फोन किया कि करके दे दो, नहीं करोगे तो रहना है ना। एमएलसी हाँ भाई, तेजस्वी जी नहीं, तेजस्वी जी ने आपको जवाब दे दिया, मैं देता हूँ। आप जगदम्बिका पाल से पूछिए, विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी से नहीं। हमने खुद जाकर के मेमोरेंडम दिया और ईमेल में एविडेंस है 18 पॉइंट्स का, बिहार में हमारे सहकर्मियों ने दिया। तो ये जिनको जानकारी नहीं, उनकी टिप्पणी पर तेजस्वी जी नहीं, यहाँ भी लोग आए थे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहते, कड़ा तेजस्वी एक मिनट आराम। अभी जो लोग नीतीश जी का चेहरा लेकर के जो ढोंग कर रहे हैं,
जो सरकार पीछे से चला रहे हैं, मलाई जो लोग खाते हैं, वो लोग तो भाजपा में ही हैं। तो आप समझ लीजिए, विलय हो ना हो, काम तो भाजपा ही चला करें। तेजस्वी मनोज जी, तेजस्वी जी तेजस्वी जी, अब आपको इस पे क्या कहना है? अब इस पे क्या बोल सकते हैं? तेजस्वी हम तो आप पीछे से आपका छुरी मारो बोलते हैं, हम रहनुमा हैं, आप पीछे से आप छुरी मारो, क्या मतलब है? राज्य का, जिस प्रांत का, जिस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वहां पर जमीन को लेकर के जिस तरह से बातें उड़ाई जा रही है, कही जा रही है, भ्रम पैदा किया जा रहा है, कहीं कोई इस तरह की बातें हो सकती है क्या? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित, ये तमाम तबकों के हितों की रक्षा पे कोई उंगली भी रख सकता है क्या? जिसका निगाहबान, जिसकी रक्षा सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं कर रहे हैं। दूसरा हमारा सजेशन था कि यह कानून पूर्व प्रभावी नहीं हो, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव वे में ना होकर के प्रोस्पेक्टिव वे में ये प्रभावी होगा, यानी कि जो चीजें जैसी हैं वहां से नहीं, बल्कि जब ये बिल एनेक्टेड हो जाएगा महामहिम के हस्ताक्षर के बाद, उसके बाद से इस बिल के प्रावधान प्रभावी होंगे। तीसरा सुझाव हमारा जो था सजेशन, वह कि अगर वक्फ की कोई संपत्ति रजिस्टर अगर नहीं है, लेकिन उस पर अगर कोई धार्मिक भवन जैसे कि मस्जिद हो गया, दरगाह हो गया, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, जिसे आप लोग सुनते होंगे कि लोग जो चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि सब जो है वो बर्बाद कर ली जाएगी, हमारा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बिल के माध्यम से जो हमने सुझाव दिया है, इनकॉर्पोरेट हुआ है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गारंटी के समाज को ये मिला है कि उनके ये भवन जो है कहीं से भी इनके साथ छेड़छाड़ या किसी भी तरह का उसके साथ नहीं किया जाएगा। चौथा हमारा सजेशन रहा है, जो इनकॉर्पोरेट हुआ है, जिसको माना गया है, वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादों के निराकरण के लिए जिलाधिकारी से ऊपर के अधिकारी को अधिकृत किया जाए। इसको भी शामिल कर लिया गया है इस बिल में, जो हमने सुझाव दिया था। पांचवा हमारा सुझाव और अंतिम सुझाव, कह रहे कि पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए 6 महीने का जो समय बिल में था, हम लोगों ने इस चीज को सुझाव दिया था कि इस समय सीमा को बढ़ाई जाए, और हमारे इस सुझाव को मान लिया गया। ये हमारे 5 महत्वपूर्ण सुझाव थे जिसकी मैंने आपके समक्ष चर्चा की है। इनको जब बिल में इंट्रोड्यूस कर लिया गया, इनको बिल में इनकॉर्पोरेट किया गया, तब जाकर के हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बिल का समर्थन किया है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं आप लोगों से कि हैरानी होती है विपक्ष की बातों को सुन करके, हैरानी होती है कि इस विषय पे विपक्ष जिस तरह से बातों को कह रहा है, यह राष्ट्रीय जनता दल कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। अरे भाई, आप लोगों को मैं बता दूं कि यह राष्ट्रीय जनता दल जो कहीं ना कहीं पुनः जो इनका कैरेक्टर रहा है तुष्टीकरण की, वो पुनः चाहते हैं इस चीज को, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने जेपीसी के समक्ष आपने किसी तरह का सुझाव दिया ही नहीं बिल के मद्देनजर। यह सबसे बड़ी बात है। वक्फ संशोधन बिल आने के बहुत पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वक्फ की चिंता की और बिहार में वक्फ विकास बोर्ड की स्थापना की। इसके तहत 110 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया गया, जिससे अल्पसंख्यक छात्रावास, विवाह, मल्टीपर्पस बिल्डिंग आदि का निर्माण संभव हो पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, इन तमाम चीजों को बहुत ही, ये उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने आवाम की लोगों को यह बिल्कुल मजबूती के साथ
और पूरी मैं जवाबदेही के साथ यह विश्वास दिलाती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए अक़लियत के हितों से उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनके अधिकारों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा दुस्साहस भी करने की कोशिश करेगा तो जनता दल यूनाइटेड उनके उस दुस्साहस में कील ठोक देगा। मैं अब आगे इन बातों को रखने के लिए जनाब अशरफ अंसारी साहब से गुजारिश करूंगी कि वो अपनी बातों को रखें। जी, प्रेस रिलीज आप लोगों को सब आपने कहा कि 5 सुझाव हमने दिए थे वो मान लिए गए। क्या उल्लेख इसमें आपने किया है? क्या आपने ये सुझाव दिया था कि 2 हिंदू मेंबर होनी चाहिए, या उस पर आपको इतराज नहीं है? आप चाहते हैं, जनता दल यूनाइटेड ये चाहती है कि धार्मिक मामलों में, मुसलमानों के वक्त वाले मामले में 2 हिंदू गैर मुस्लिम मेंबर हो, इससे आप खुश हैं? क्या ये सुझाव? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक समाज के हितों की रक्षा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोई बात हो जाएगी इधर उधर की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश जी ने तो मैं आपसे पलट करके पूछना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार 10 साल तक रही थी, क्या जकिया जाफरी को इंसाफ दिला सके? आप देखिए भागलपुर दंगे को क्या इंसाफ दिला सके? अरे आप माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हुनर योजना चलाई, उन्होंने सारा बीपीएससी के माध्यम से आपको डीएसपी बना रहे हैं, आप सारा कुछ बना रहे हैं, सब अल्पसंख्यकों को सारा कल्याण का काम कर रहे हैं। बस धन्यवाद, थैंक यू। वक्फ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ, टेबल पर आया, बहस में हुआ, तब से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं कि बहुत तरह की भ्रांतियां समाज में सुनने को मिल रही है। जैसे 2-3 दिन पहले से कि भगदड़ मच गई है, ये सारी चीजें स्पष्ट करेंगे अशरफ भाई, क्योंकि उस प्रकोष्ठ से है। कुछ चीजें ऐसी हैं उस बिल की, और जनता दल यूनाइटेड का स्टैंड इस बिल में समर्थन को लेकर के वो आपके सामने रखना चाहते हैं हम लोग। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के ऑनरेबल मेंबर हमारे श्री दिलेश्वर कामत जी, जो अत्यंत पिछड़ा समाज, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, वो हमारे माननीय मेंबर थे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। और जनता दल यूनाइटेड का जो कंसर्न हम लोगों ने आदरणीय दिलेश्वर कामत जी के माध्यम से, जो पार्टी का कंसर्न था, जो हमने सुझाव दिया था, उस सुझाव को अक्षरशः पालन किया गया है। और हमारा जो कंसर्न था जेपीसी के समक्ष जो रखा था हम लोगों ने, वो था कि जो सामाजिक संगठनों के बड़े नेता थे, उन लोगों ने अपनी आशंकाएं, अपनी चिंताएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के समक्ष रखा था, और उन्हीं आशंकाओं और चिंताओं को हम लोगों ने जेपीसी के समक्ष हम लोगों ने रखने का काम किया था। जो हमारा सजेशन था, सजेशन भी कह सकते हैं और शर्त भी कह सकते हैं, अगर इसको दूसरे वे में कहें, हमारे सारे सजेशन को मान लिया गया था। 5 सुझाव हम लोगों ने दिया था जेपीसी के समक्ष, और वो 5 सुझाव बिल में इनकॉर्पोरेट, बिल में उसको लाया गया, तो हमारी पार्टी ने समर्थन दिया। पहला जो हमारा सुझाव था, जमीन राज्य का मामला है, लैंड स्टेट मैटर है, और इसलिए कानून में भी ये प्राथमिकता बरकरार रहेगी। अब सोचिए कि जिस राज्य का, जिस प्रांत का, जिस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वहां पर जमीन को लेकर के जिस तरह से बातें उड़ाई जा रही है, कही जा रही है, भ्रम पैदा किया जा रहा है, कहीं कोई इस तरह की बातें हो सकती है क्या? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए अल्पसंख्यक, वंचित, शोषित, ये तमाम तबकों के हितों की रक्षा पे कोई उंगली भी रख सकता है क्या? जिसका निगहबान, जिसकी रक्षा सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं कर रहे हैं। दूसरा हमारा सजेशन था कि यह कानून पूर्व प्रभावी नहीं हो, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव वे में ना होकर के प्रोस्पेक्टिव वे में ये प्रभावी होगा, यानी कि जो चीजें जैसी हैं वहां से नहीं, बल्कि जब ये बिल एनेक्टेड हो जाएगा महामहिम के हस्ताक्षर के बाद, उसके बाद से
इस बिल के प्रावधान प्रभावी होंगे। तीसरा सुझाव हमारा जो था सजेशन वह कि अगर वक्त की कोई संपत्ति रजिस्टर अगर नहीं है लेकिन उस पर अगर कोई धार्मिक भवन जैसे कि मस्जिद हो गया, दरगाह हो गया, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, जिसे आप लोग सुनते होंगे कि लोग जो चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि सब जो है वो बर्बाद कर ली जाएगी, हमारा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बिल के माध्यम से जो हमने सुझाव दिया है, इनकॉर्पोरेट हुआ है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गारंटी के रूप में न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश के अक़लियत समाज को ये मिला है कि उनके ये भवन जो है कहीं से भी इनके साथ छेड़छाड़ या किसी भी तरह का उसके साथ नहीं किया जाएगा। चौथा हमारा सजेशन रहा है जो इनकॉर्पोरेट हुआ है, जिसको माना गया है वक्फ संपत्ति से जुड़े विवादों के निराकरण के लिए जिलाधिकारी से ऊपर के अधिकारी को अधिकृत किया जाए। इसको भी शामिल कर लिया गया है इस बिल में जो हमने सुझाव दिया था। पांचवा हमारा सुझाव और अंतिम सुझाव कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति के डिजिटलाइजेशन के लिए, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कह रहे हैं कि पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए 6 महीने का जो समय बिल में था, हम लोगों ने इस चीज को सुझाव दिया था कि इस समय सीमा को बढ़ाई जाए और हमारे इस सुझाव को मान लिया गया। ये हमारे 5 महत्वपूर्ण सुझाव थे जिसकी मैंने आपके समक्ष चर्चा की है। इनको जब बिल में इंट्रोड्यूस कर लिया गया, इनको बिल में इनकॉर्पोरेट किया गया, तब जाकर के हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने बिल का समर्थन किया है। आज के प्रेस वार्ता कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर विराजमान सम्मानित बिहार विधानमंडल दल में नेता शकील अहमद खान साहब, इस मंच पर विराजमान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रभारी सचिव आदरणीय सुशील पासी जी, शहनवाज आलम जी, हमारे दाहिने तरफ उपस्थित हमारे बिहार विधान परिषद ने नेता मदन मोहन झा जी और हमारे प्रवक्ता सम्मानित राजेश राठौर जी, यहाँ कई कैसर साहब हैं, आनंद जी हैं और मीडिया के तमाम चीर परिचित चेहरे और सभी प्रिंट मीडिया के साथीगण, आप इस ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में हमें तला आप अपना समय देते हैं, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू। आज आपसे बात करने का, संवाद करने का जो विषय है, ये पहला विषय है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी का यहाँ 3 कार्यक्रम है। पहला, जब वो यहाँ आएंगे तो एयरपोर्ट से सीधे बेगूसराय हमारा पलायन रोको नौकरी 2 पद यात्रा में भाग लेंगे। वहां से पद यात्रा में शामिल होने के बाद पुनः पटना आएंगे। पटना यहाँ से फिर श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सामाजिक न्याय सम्मेलन का में भाग लेंगे। इसके बाद वहां से कार्यक्रम समापन करने के बाद इस ऐतिहासिक प्रांगण सदाकत आश्रम में सभी सम्मानित वर्गीय नेता कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और बिहार में संगठनात्मक पहलुओं को ताकत देने के लिए
कुछ संदेश लेके आएंगे और वह संदेश जो दिल्ली में बहुत मंथन के बाद दिया गया है, यहाँ डायरेक्ट इंटरेक्शन करेंगे कि यहाँ हर घर कांग्रेस के झंडा कार्यक्रम कुछ कैसे चलाना है और हर गांव में पंचायत स्तर पर चौपाल कार्यक्रम को हम कैसे गति दें और अपने जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्षों को हम उनको ताकत कैसे दें। संभवतः इस विषय पर विस्तृत चर्चा चलेगी। इस कार्यक्रम के समापन के बाद सीधे दिल्ली लौटेंगे और हम लोगों के कार्यक्रम 8 तारीख के जो है गुजरात स्थित साबरमती के किनारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन होगा और यहाँ के जितने सदस्य हैं, AICC सदस्य और आमंत्रित लोग शाम को सब प्रस्थान गुजरात के लिए करते हैं। मैंने सोचा कि और हमारे टीम ने सोचा कि ये सारी विस्तार से आपको बातें बता दी जाए ताकि आपकी सहयोग से हमारा कार्यक्रम लोगों वक्फ बोर्ड पर जिस तरह से जदयू समर्थित NDA सरकार में भगदड़ मची है और असंतोष के भाव है, उस विषय के लिए हमारे आदरणीय यहाँ शकील साहब हमारे CL के लीडर उपस्थित हैं, वो अपना वक्तव्य आपके सामने उपस्थित करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शकील साहब से आग्रह है कि आगे के संवाद के लिए आप माइक सकता बहुत शुक्रिया सरकार बुजुर्गों, सदर मोहतरम, हमारे सेक्रेटरी शहनवाज साहब, फांसी साहब, हमारे विधान परिषद में हमारे नेता पूर्व अध्यक्ष झा जी, अन्य कांग्रेस पार्टी के साथियों, सबसे पहले आप सब लोगों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और हर्षोल्लास के साथ ये पर्व बने, सब मिलकर इसको मनाए, यही हमारा ध्येय है। और ये जो मिली जुली तहसील इस देश की जिसको हम लोगों ने मिलकर बनाया है, ये इसी तरह खूबसूरती के साथ कायम रहे, इसी दुआ के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। पार्लियामेंट में वक्फ बिल पास हो चुका है। 273 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बुनियाद पर सरकार बनती है और इतना महत्वपूर्ण बिल हुआ, उसको 288 वोट मिले। इसका मतलब ये है कि पूरे देश में ये संदेश गया कि जिस बिल की ये चर्चा कर रहे थे और जिस बिल को लाने के लिए बहुत परेशान थे, उसको जो बहुमत मिला है वो बहुत कम वोट होता है। दूसरी ये कि वो तमाम दलीलें जो विपक्ष ने दिए, आप सबके सामने वो तमाम दलीलें हैं और उससे ये अंदाजा हो गया होगा कि विपक्ष के तमाम पार्टी और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जो लीडरशिप उसमें निकाली और तमाम दूसरे जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी और पार्टनर्स हैं, उनके 1 by 1 स्पीकर्स ने अपनी बात रखी और आइन की जिस तरह से धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी और उसकी आइडियोलॉजी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए गए प्रोटेक्शन जो न सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है बल्कि इस देश के हर समूह के लिए है, उसको उसने जिस तरह से उसकी बलि की है वो हमारे सामने देश और दुनिया के सामने। उसके बाद से जो बात आई है कि जद्दोजहद का जो रास्ता है डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र में वो जो रास्ता होता है कि हम किसी चीज को नहीं मानते या अपना तर्क देते हैं, वो बचा रहता है। फिर कोर्ट के रास्ते भी होते हैं, लेकिन वहां यह सुनने को देखने को मिला
कि इस कानून बनने के बाद अगर इस कानून को नहीं माना गया या इसके खिलाफ अवामी जद्दोजहद होगी, तो एक साहब तो बॉम्बे के हैं, उन्होंने कहा कि जलियांवाला बाग बना देंगे। आप समझिए कि किस तरह की शब्दावली का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। यह शब्दावली हमें क्या सिखाती है? हमें यह सिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी सिवाय झंझट पैदा करने के, सिवाय एक नफरती वातावरण के और कुछ नहीं सिखाती। देश की जनता के बीच में आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिस तरह से जनरल डायर ने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में जलियांवाला बाग में गोलियों से भूल किया था निहत्थे लोगों को, वही प्रक्रिया हम करेंगे। कैन यू इमेजिन दिस काइंड ऑफ वर्डिंग्स? एक तो वो था बिहार के संदर्भ में बहुत ही आश्चर्यजनक तो नहीं था मेरे लिए, हम सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए हास्यास्पद था, क्योंकि जनता दलियों के जो कुछ अकलियत के नेता जन को इकट्ठा किया गया एक जगह। हालांकि वो तमाम नेता जन, चाहे उनके मंत्री जो कि अकलियत के मिनिस्टर हैं, उन लोगों ने कुछ दिनों पहले असेंबली में आप लोगों के सामने बयान दिया था कि नहीं, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल दें, चाहे वो जनता दल यू हो, हम पार्टी हो और चिराग पासवान की पार्टी हो। इन सब लोगों ने कहा था कि नहीं, हम ऐसा थोड़े होने देंगे, हम आईन को इस तरह से तार तो होने देंगे नहीं, जो प्रोटेक्शन है माइनॉरिटीज को उसको बाहर रखने की हम बहस करें। लेकिन हास्यास्पद स्थिति ये थी कि इनको बुलाया गया और मैंने आप ही लोगों अपने प्रेस मित्रों को ही देखा कि एक सवाल का जवाब, जैसे कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपके सवाल होंगे, उसका जवाब हमको देना हमारा फर्ज बनता है। तो आप समझिए कि क्या मना स्थिति होगी और किस तरह का दबाव और किस तरह का प्रेशर होगा कि साहब आप अपने अकलियत के नेताओं सो कॉल्ड आप एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाते हैं और फिर उनके पास कोई जवाब बन नहीं पाता। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक तरह का कंट्राडिक्शन है बॉडी लैंग्वेज में या वोकल लैंग्वेज में। ये एक हास्यास्पद स्थिति थी और ये हास्यास्पद स्थिति बनती रहेगी, क्योंकि जब आप वैचारिक कमिटमेंट के साथ नहीं रहते और भारतीय जनता पार्टी जैसे जाहिलों की फौज के साथ रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के उस घृणा की राजनीति के साथ रहते हैं, तो इसी तरह का उल जलूल हरकत करते रहते हैं। ये जनता दलियों को सोचना चाहिए कि आखिर वो जिस कमिटमेंट के साथ रही है और रहने का दावा करती रही है, तो उसका कमिटमेंट कहाँ गया है? तो इस दो बिंदु पर कि पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर आफ्टर मिनिस्टर जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जद्दोजहद तो रुकेगा नहीं, संघर्ष तो रुकेगा नहीं। कानून का बन जाना और कानून के खिलाफ रास्ते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, कोर्ट के रास्ते हैं, बहुत सारी बहसें हैं, बहुत सारी दलीलें हैं उसके ऊपर जो जनता के बीच में जाएंगी। फर्दर हमारे इंडिया गठबंधन के लोग लेके जाएंगे, कांग्रेस पार्टी लेके जाएगी। आप उस पर ऐसा व्यवहार करेंगे, ये बहुत ही एक कहीं की दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यही बातें मुझे आपसे आज कहनी थी। मुझे आशा है कि जब कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी पार्टी के जनता दल का खास तौर पे उनके लोग करें तो ये प्रश्न पूछिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जर्नलिस्टों के, नामाधिकारों के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का, उसके सवाल से हम बचते कैसे और क्यों बचते हैं? यही मुझे आपके सामने अपनी बात रखनी थी। रावत जी के कार्यक्रमों के बारे में सदर मोहतरम ने बता दिया है और जो अति पिछड़ा समाज का बैठक है, एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ। समाज का हर वर्ग इस देश में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन समाज का वो वर्ग जो वंचित है, पिछड़ा है, कमजोर है, जिसकी जुबान में हिम्मत नहीं है, इन सब की आवाज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो बनी है और राहुल गांधी जी का 2 महीने में तीसरा कार्यक्रम है, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट पिछड़ा दलितों के लिए, अकलियतों के लिए कैसा है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। कोई और प्रश्न है तो जरूर।